बस आज की रात और उसके बाद तुम सब बॉर्डर पार निकल जाओगी। शेखों में बड़ी मांग है तुम्हारी। लेकिन तभी रामप्यारी के चारों तरफ एक अद्भुत तेज रोशनी छा जाती है। तभी रामप्यारी गाय अपना एक पैर श्यामलाल के सीने पर रख देती है और एक गांव में भीमा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उनसे जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। लेकिन एक दिन जब भीमा जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसने देखा कि वहाँ के पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। अरे अरे, ये क्या? ये सारे पेड़ कौन काट ले गया? कल तक तो यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, अचानक सारे के सारे पेड़ कहाँ चले गए? ये सब देखकर भीमा उदास हो जाता है और बिना लकड़ियों के ही उसे वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब भीमा घर की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक गाय का बच्चा दिखाई देता है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसलिए भीमा उस बच्चे के पास जाकर देखता है। अरे देवार, ये गाय का बच्चा तो बहुत बीमार लग रहा है और इसे तो चोट भी लगी हुई है। अगर ये जंगल में रहा तो जंगली जानवर इसको मारकर खा जाएंगे। भीमा गाय के उस बच्चे को देखकर दुखी हो जाता है और चारों तरफ देखता है तो उसे थोड़ी ही दूर पर उस बच्चे की माँ पड़ी हुई दिखाई देती है। शायद किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर लिया था। अरे नहीं, लगता है किसी जंगली जानवर ने इस बच्चे की माँ को मार डाला है और इस बच्चे पर भी उसी ने हमला किया होगा। अगर ये बच्चा यहाँ रहा तो इसको भी जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। इस तरह भीमा उस छोटे बच्चे का दर्द नहीं देख पाता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाने का निश्चय करता है। चलो उठो छोटी गैया, घर चलने का वक्त हो गया है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। ये कहते हुए भीमा उसे अपने घर ले आता है। अरे सुनती हो? देखो तो मैं किसे लेकर आया हूँ, बाहर तो आओ। भीमा की आवाज सुनकर भीमा की पत्नी कमला बाहर आती है और गाय को देखकर बोल पड़ती है। अरे ओ घटोत्कच के नाना जी, ये जानवर कहाँ से उठा लाए आप? आप तो जंगल से लकड़ियाँ काटने गए थे ना, फिर ये 8वां अजूबा आपके हाथ कहाँ से लग गया? अरे भाग्यवान तुम भी ना, ये कोई अजूबा नहीं है, ये तो गाय का बच्चा है जो मुझे जंगल में घायल पड़ा हुआ मिल गया था, तो इसे मैं अपने घर ले आया। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। चुप करो जी, बड़े आए अपने साथ रखने वाले। ये गाय की बछड़ी का क्या करोगे आप? ये कौन सा दूध देगी जो आप इसे घर उठा लाए? खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हैं दुनिया का पेट भरने। अब बस भी करो भाग्यवान, ये नन्हा सा बच्चा है। ये गैया जब बड़ी हो जाएगी तो दूध भी देने लगेगी। चलो अब मुझे इसके घाव पर मलहम लगाने दो, बेचारी दर्द से तड़प रही है। ठीक है, मेरे बोलने से तो आपकी पतंगे छूटने लगते हैं। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, करो जो तुम्हें करना है। इस तरह भीमा उस गाय के बच्चे को बड़े प्यार से पालने लगता है, जैसे वो गाय नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी हो। इसलिए वो उस छोटी गाय का नाम भी रख देता है रामप्यारी। वक्त अपनी रफ्तार से बदल रहा था और इसी तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और समय के साथ अब रामप्यारी भी बड़ी हो जाती है। भीमा को अपनी गाय रामप्यारी अपनी सगी बेटी की तरह बहुत प्रिय थी। वो उसे बहुत प्यार करता था। भीमा अपनी गाय रामप्यारी को सुबह शाम चारा और भूसा डाला करता था। अब रामप्यारी दूध भी देने लगी थी, लेकिन वो इतना कम दूध देती थी कि उससे 2 वक्त की चाय भी नहीं बना सकते थे। भीमा रामप्यारी के साथ खेतों में काम किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। लेकिन एक दिन भीमा की पत्नी भीमा के पास आई और उससे बोली, सुनिए जी, देखिए मैं बहुत टाइम से आपसे एक बात बोलना चाह रही थी, लेकिन आपका रामप्यारी के लिए प्यार देखकर कभी बोल नहीं पाई।
हाँ हाँ, बोलो भाग्यवान, तुम क्या बोलना चाहती हो? देखिए जी, मैं बोल रही थी कि अब हमारी गाय बड़ी हो गई है और वो खाती भी बहुत ज्यादा है। पहले तो लगता था कि बड़ी होकर कम से कम दूध ही देगी, लेकिन ये तो दूध भी नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारा फालतू का खर्च हो रहा है उस पर। तुम्हें जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो, घुमा फिरा कर बात मत करो। ठीक है, मैं सीधी बात करती हूँ। देखिए, ये गाय हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमें इसे बेच देना चाहिए। फालतू में घर में रहकर घर का खर्च ही बढ़ा रही है। चुप करो कमला, दोबारा ऐसी बात मत कहना तुम। देखो, जब राम प्यारी छोटी सी थी तब से मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी को बेच दूँ? देखो, तुम्हें उसके खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मेहनत करता हूँ मैं, और उसे खिलाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम्हें मेरी राम प्यारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए दानवीर, खुद के खाने का सूद है नहीं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। देखो, पशु प्रेम अच्छा है, लेकिन इसके पीछे इतना भी अंधा मत हो जाओ कि पछता ना पड़े। हमारे पड़ोसी श्याम को देखा है, इतना पैसा है उनके पास, और एक आप हो, 2 वक्त की रोटी तो आप बड़ी मुश्किल से कमा पाते हो और बात करते हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ आप, वरना ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि सहा नहीं जाएगा आपसे। देखो कमला, मानता हूँ कि श्यामलाल आज बहुत पैसे वाला हो गया है, लेकिन याद रखो, अपना धन अपना होता है, और प्रेम नाम की भी कोई चीज होती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम इतना दिमाग में डाल लो कि मैं अपनी राम प्यारी को किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ये कहते हुए भीमा गुस्से में बाहर चला जाता है। भीमा के बाहर जाते ही कमला राम प्यारी के पास जाती है और उसे गुस्से से बोलती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मिली थी तू। जब से इधर आई है ना, तब से एक पल का सुकून नहीं है। अब देखो, वो तेरी कितनी खिदमत में लगे रहते हैं, और एक तू है जो बेशर्मों की तरह पड़ी रहती है सारे दिन और खाती रहती है। कम से कम खाती है तो उतना दूध दिया कर। इस तरह कमला को राम प्यारी से नफरत हो चुकी थी। उसे राम प्यारी एक आंख भी नहीं सुहाती थी। इसी तरह एक दिन जब भीमा घर से बाहर गया हुआ था और कमला अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी श्यामलाल कमला के पास आता है और उसे बोलता है, और भाभी जी कैसे हो आप? आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे श्याम जी, आप बड़े दिनों के बाद आए हो, मिलना कैसे होगा? आप तो बड़े आदमी बन गए हो अब। अरे भाभी जी, आपके लिए तो हम हमेशा वो ही रहेंगे। अच्छा भीमा भाई कहाँ चले गए आज? अरे श्याम जी, उन्हें लकड़ी काटने के अलावा काम आता है क्या? इसीलिए लकड़ी काटने के लिए गए होंगे। अच्छा भाभी जी, मैंने सुना है कि आप अपनी गाय बेचना चाहते हो। देखिए, मैं अगले हफ्ते गायों का एक जत्था शहर भेजने वाला हूँ। अगर आप चाहे तो अपनी गाय मुझे बेच सकती हो। मेरी बहन की बात छीन लिया आपने श्याम जी, लेकिन वो मेरा भूला पति देव इसे बेचने को तैयार नहीं है। उसको बेचने की बात भी बोलूं तो उसे मिर्ची लग जाती है। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आप एक काम कीजिए, इस गाय को मुझे बेच दीजिए। रात के वक्त अंधेरे में खोलकर ले जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं रात को ही इसे ठिकाने लगा दूंगा और कुछ ही दिन में शहर पहुंच जाएगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अच्छा, लेकिन किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? अरे भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि गाय कहाँ चली गई। ठीक है श्याम जी, आप आज रात आ जाइए, मैं तैयार रहूंगी। लेकिन पैसे कितने देंगे आप, ये तो बता दीजिए। भाभी जी, मैं इस गाय के पूरे 50,000 रुपए दे दूंगा, और हाँ, मैं रात को गाय लेने के लिए आऊंगा, तो उसी टाइम आपको पैसे भी दे दूंगा। ये कहकर श्यामलाल वहाँ से चला जाता है और कमला भी खुश होती हुई अंदर चली जाती है। उधर भीमा जंगल से लकड़ियां काटकर जब वापस लौट रहा होता है तो वो बाजार से गाय के खाने के लिए भूसी खरीद लेता है और थका हारा घर आता है। भीमा रामप्यारी को भूसी डालता है और उसके सिर पर सहलाते हुए बोलता है, ओ मेरी छोटकी सी गाय, देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई है। भरोसा ही नहीं होता, जब जंगल में मिली थी तब छोटी सी थी तू, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है।
भीमा की बात सुनकर रामप्यारी भीमा का हाथ चाटने लगती है और ये सब देखकर भीमा मुस्कुरा देता है। जल्द ही रात हो जाती है। भीमा और कमला खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन सच तो ये था कि कमला सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। कमला उठकर दबे पांव बाहर जाती है तो वहाँ श्यामलाल खड़ा था। अरे भाभी जी, आ गई आप। श्श, थोड़ा धीरे बोलो, वो जाग जाएंगे। अच्छा भाभी जी, ये लीजिए, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अब मैं गाय को लेकर जल्दी से निकल जाता हूँ। ये कहते हुए श्यामलाल कमला को 50,000 रुपए देता है और रामप्यारी को खूंटे से खोलकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कमला दबे पांव अंदर जाती है और एक संदूक में वो पैसे छिपा देती है और फिर जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जब भीमा उठकर बाहर आता है तो उसे रामप्यारी दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर रामप्यारी के बारे में पूछता है। अरे ओ भाग्यवान, अपनी राम प्यारी कहाँ गई? रात को तो यहीं पर बंधी हुई थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। भीमा की आवाज सुनकर कमला बाहर आती है। अभी मुझे क्या पता वो कहाँ गई। रात को आपने ही तो उसे भूसा खिलाया था, उसके बाद तो हम सो गए थे। हाँ, लेकिन ऐसे तो राम प्यारी कहीं नहीं जा सकती। वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है मेरी राम प्यारी के साथ। ये कहते हुए भीमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो परेशान होकर इधर उधर रामप्यारी को ढूंढने लगता है। अरे सुनो भाई सुनो, आपने मेरी राम प्यारी को देखा है क्या? सुबह से मिल नहीं रही है। अरे कौन राम प्यारी? भाई मैं तो किसी राम प्यारी को नहीं जानता। राम प्यारी मेरी गाय, बड़ी सियानी और समझदार गाय है। देखा है क्या भाई कहीं पर? नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन भीमा परेशान होकर वहीं बैठ जाता है और रामप्यारी के लिए रोने लगता है। मेरी राम प्यारी, कहाँ चली गई तुम? वापस आ जाओ ना। तुम्हारे जाने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सगी बेटी मुझसे दूर हो गई हो। इस तरह भीमा उदास होकर बैठा हुआ था, तभी वहाँ से श्यामलाल गुजर रहा होता है। वो भीमा को देखकर भीमा के पास आता है। अरे भीमा भाई, क्या हो गया? ऐसे उदास होकर यहाँ पर क्यों बैठे हो? भाई श्यामलाल, मेरी गाय राम प्यारी पता नहीं कहाँ चली गई है। रात को घर के बाहर ही बंधी हुई थी। अभी सुबह उठकर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे गांव में देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि राम प्यारी खूंटे से खुल गई होगी और रास्ता भूलकर कहीं चली गई होगी। नहीं नहीं भाई, मेरी राम प्यारी मेरी बेटी जैसी है। वो बिना मुझे बताए कहीं नहीं जा सकती। अरे भीमा भाई, तुम उससे कितना ही प्यार करो, लेकिन आखिर में वो है तो एक जानवर ही। तो एक जानवर से इतना क्या लगाव रखना। अब उठो, घर चले जाओ। ये कहते हुए श्यामलाल वहाँ से चला जाता है और भीमा भी अपने घर वापस लौट आता है। उसी रात श्यामलाल चुपके से अपने घर से निकलकर एक पुराने घर की तरफ जाता है। वहाँ पहले से ही एक आदमी खड़ा था और पास ही एक बड़ा सा ट्रक भी खड़ा था। सब तैयार है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं साहब, सब एकदम परफेक्ट है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। विधायक साहब ने पहले ही अपने प्लान के मुताबिक चेकिंग हटवा दी है और अब हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद श्यामलाल अंदर जाता है तो वहाँ बहुत सारी गायें बंधी हुई थी। बस आज की रात और उसके बाद तुम सब बॉर्डर पार निकल जाओगी। शेखों में बड़ी मांग है तुम्हारी।
ये कहते हुए श्यामलाल हंसने लगता है और अपने आदमी से उन सब गायों को ट्रक में चढ़ाने का बोल देता है। श्यामलाल की बात मानकर वो आदमी गायों को ट्रक में चढ़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसने रामप्यारी की तरफ कदम बढ़ाया, एक तेज बिजली जैसी रोशनी जाकर उस आदमी से टकरा गई और वो आदमी वहाँ से दूर जाकर गिर गया। मर गया रे। अबे क्या कर रहा है नालायक, लगता है मैंने सबके सब नाकारा आदमी पाल रखे हैं। ये कहते हुए श्यामलाल गुस्से से पैर पटकता हुआ रामप्यारी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रामप्यारी के चारों तरफ एक अद्भुत तेज रोशनी छा जाती है और रामप्यारी का आकार बढ़ने लगता है, जिसे देखकर श्यामलाल की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये गाय इतनी बड़ी कैसे हो गई? हे भगवान बचाओ! इस तरह श्यामलाल चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी रामप्यारी गाय अपना एक पैर श्यामलाल के सीने पर रख देती है और उससे बोलती है, क्या हुआ दुष्ट, कैसा इंसान है तू? तूने तो अपने लालच में आकर अपने ही धन का सौदा कर दिया। तुझे अपने प्राणों की इतनी चिंता है, लेकिन तू इन मासूम गायों को अपने स्वार्थ के लिए बेच देता है। आज मैं तेरे साथ ही तेरे पापों का भी अंत कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं? हाँ, तुझ जैसे इंसान को जिंदा छोड़कर कितने ही मासूम जानवरों की बलि व्यर्थ चली जाएगी। बता, कैसे छोड़ दूं तुझे? तेरे घिनौने पापों के लिए तुझे कैसे क्षमा कर दूं? बोल, जवाब दे। हे माता, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करूंगा। मैं इन सब गायों को छोड़ दूंगा और आगे से अपना जीवन गौ सेवा में लगाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे प्राण बख्श देती हूँ, लेकिन तुझे सारी सच्चाई भीमा को बतानी होगी कि तूने और उसकी पत्नी ने मिलकर क्या किया है। ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मैं भीमा को बता दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं जीवन भर गौ सेवा करूंगा। इसके बाद रामप्यारी गाय अपने सामान्य रूप में आ जाती है और श्यामलाल के साथ वापस भीमा के घर लौट आती है। जैसे ही भीमा ने रामप्यारी को देखा, वो भागकर रामप्यारी के गले लग गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? हाँ, ऐसे बिना बताए चली गई तो मेरी क्या हालत हो गई थी। तुम्हें पता है, आगे से कभी मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना। भीमा दुखी होकर रामप्यारी से बात ही कर रहा था कि तभी रामप्यारी बोल पड़ती है, श्यामलाल, बता सारा सच भीमा को कि तूने और कमला ने मिलकर क्या किया है। बता। ये सुनकर भीमा और पास में खड़ी कमला चौंक जाते हैं कि आखिर ये गाय कैसे बोलने लग गई। अरे ये क्या, ये श्यामलाल इस गाय को वापस लेके क्यों आया और ये गाय कैसे बोलने लगी? क्या हो रहा है? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला ये सोच ही रही थी कि तभी रामप्यारी गाय ने फिर से दहाड़ते हुए कहा, बोल श्यामलाल, वरना तेरी खैर नहीं। भीमा को बता सारा सच। ये सुनकर श्यामलाल डरते हुए भीमा को वो सब बता देता है कि कैसे उसने कमला के साथ मिलकर रामप्यारी को उसे 50,000 में खरीदा था। ये सब सुनकर भीमा को कमला पर बहुत गुस्सा आता है। तुमने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरी जान से प्यारी रामप्यारी को इस आदमी को बेच दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं बची। मुझे घिन आ रही है तुमसे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैंने तो बस अपने घर की हालत देखकर ऐसा किया था। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आप जो भी मेहनत करते थे वो सारा ये गाय खा जाती थी, इसीलिए मैंने इसे बेचकर कुछ मुनाफा कमाने का सोचा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर भीमा उदास होकर रामप्यारी के पैरों के पास बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और ना ही तुम्हारी सुरक्षा कर पाया। मेरे ही घर में तुम्हारे दुश्मन बैठे थे और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तभी रामप्यारी गाय की तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है और रामप्यारी गाय की आवाज आती है, भीमा, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तुमने मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है
मेरा ख्याल रखा है, इसीलिए आज और अभी से मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी और तुम अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी सकोगे। ये कहते हुए रामप्यारी गाय एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। पिताजी, अब से मैं ही आपकी बेटी हूँ और अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ये देखकर कमला की ममता भी जाग जाती है, जो उसकी सूनी कोख होने से कहीं छिप गई थी। बेटी, मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, एक माँ का स्थान तो भगवान बराबर माना जाता है। आपसे जो भी गलती हुई वो अनजाने में हुई, उसे भूल जाइए। और आप मेरी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटी से क्षमा मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। इस तरह भीमा और कमला की सालों से सूनी पड़ी हुई जिंदगी में खुशियां वापस लौट आती हैं और इसके बाद वो दोनों अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।